हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ आरती मैम। तो हम लोगों की चर्चा कहाँ चल रही थी? हम लोगों की चर्चा हो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। स्थलों को पढ़ने के पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ हमें ऐसा लगा कि नहीं, कुछ इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट छूट रहे हैं, तो उनको लेकर के आना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विशेषताएं बची हुई हैं और जो भी बचा हुआ इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल सके। तो हम लोगों की चर्चा कहाँ हो रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत यहाँ के निवासी यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस तरीके से नगर नियोजन करते थे और कैसा इस समय का समाज था, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और इन लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस पर टिकी हुई थी। तो हमने आपको बताया कि इन लोगों की अर्थव्यवस्था 3 चीजों पर टिकी हुई थी। कृषि पर भी टिकी हुई थी और उद्योग धंधे भी करते थे। जो व्यापार करते थे तो वो उनका स्थानीय स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी होता था। इसके बाद में इनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत थी, क्योंकि कृषि पर भी डिपेंड थे। तो ये लोग जो है तीनों चीजों पर अपनी अर्थव्यवस्था को टिका रखा था। अब वो जो बची हुई विशेषताएं हैं तो वो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो हमारी ये अगली विशेषता क्या है? हमारी ये विशेषता क्या है कि सिंधु घाटी के लोग मोहरों को भी बनाते थे। हमने आपको बताया भी है कि इस समय के लोग जो थे, ये लोग चौकोर मोहर भी बनाते थे और आयताकार भी मोहर बनाते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई जो जनरल जो मोहरें थी वो थी। तो कैसी बनाते थे? आकार में अगर पूछता है तो आकार कैसी आकार में बनाते थे? चौकोर और आयताकार। किंतु स्थलों को पढ़ाते समय हमने आपको बताया है, आपको क्या बताया है कि कुछ जगहें ऐसी मिली हैं, कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जहां पर मोहरों को नाव के आकार की मोहर मिली है और कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर मुहर पे नाव मिली है। क्लियर ना? मैं अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तो जरूर आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया कि मुहर कैसी मिलती थी? चौकोर और आयताकार, लेकिन प्रायः मुहर जो है नाव के आकार की भी पाई गई है। तो नाव के आकार की मोहर अगर पूछता है तो वो क्या होगा? नाव के आकार की मोहर कहाँ पर पाई गई है? लोथल पर। मतलब कि ये नाव की आकार की मोहर, ये नाव ही बनी हुई है, मुहर पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाव बनी हुई है। तो ये कहाँ पर पाई गई है? ये पाई गई है लोथल में। वहीं पर अगर बात करता है कि मुहर पर नाव का अंकन कहाँ पर मिला है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मतलब कि ये मुहर है और इस पर क्या किया गया है? नाव का अंकन किया गया है। तो ये आंसर आपका क्या होगा? मोहनजोदड़ो। यहीं पर जो है सर्वाधिक अगर मुहर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुहर कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो पर। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें पाई गई हैं, वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की 68% मोहर, 68% मोहर अगर पाई गई है तो वो कहाँ पर पाई गई हैं? वो मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। राइट? क्लियर हो गया ना? इसके बाद में अगर ये पूछता है कि मुहर पर सर्वाधिक अंकन किसका पाया गया है, तो आपका आंसर होगा एक सिंगी बैल का सर्वाधिक अंकन पाया गया है। एक सिंगी बैल या फिर एक सिंगी बैल या फिर डीह वाला बैल भी जो है किसका पाया गया है? जो मोहरे हैं वहां पर एक सिंगी बैल का सर्वाधिक अंकन पाया गया है। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जानवर पाए गए हैं, तो क्या सभी का अंकन पाया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन मोहरों पर उनका अंकन नहीं पाया गया है।
तो वो जानवर कौन कौन से हैं? गाय है, ऊंट है और घोड़ा है। ये 3 ऐसे पशु हैं जिनका मोहरों पर अंकन नहीं मिला हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद में क्या है? हाँ, तो गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन क्या है कि इनका अंकन जो है मोहरों पर नहीं पाया गया है। वहीं पर आकार की अगर बात करते हैं तो आकार में हमने क्या बताया? आकार में हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो चौकोर थी, आयताकार थी और तीसरी क्या थी? मोहर नाव के आकार की मोहर या जो मोहर में अंकन पाया गया है वो नाव का पाया गया है। कुछ स्थल अपवाद स्वरूप में पाए गए हैं जैसे कि कालीबंगा। कालीबंगा से अगर पूछता है कि किस तरीके की मोहर पाई गई है तो कालीबंगा से जो है बेलनाकार आकृति की मोहर पाई गई है। कैसी पाई गई है? बेलनाकार आकृति की मोहर पाई गई है। अगर तांबे का मोहर पूछता है कि तांबे की मोहर कहाँ से मिली है तो वो कहाँ से मिली है? लोथल और देशलपुर से तांबे की मोहर मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल और देशलपुर से जो है तांबे की मोहर मिली है। वहीं पर अगर पूछता है कि बेलनाकार आकार की मोहर कहाँ से मिली है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जो है बेलनाकार मोहर की आकार की मोहर पाई गई है। इसके बाद में मोहरों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है कि अगर फारस की मोहर पूछता है कि फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है तो आपका आंसर क्या होगा? लोथल होगा। हमने आपको लोथल जब स्थल के बारे में जब हम विस्तृत से चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि लोथल से फारस की मोहर का साक्ष्य मिला है। वहीं पर क्या मिला है? ममी का भी साक्ष्य मिला है। ये बताया था ना, अगर आपको याद होगा तो ये क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था और बंदरगाह था तो इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या विदेशों से जो व्यापार होता था, जो विदेशों से व्यापारी लोग आते थे वो अपने अपने देश में चलने वाले मोहरों को लेकर के आते थे और उसी के माध्यम से जो है क्या करते थे? यहाँ पर व्यापार करते थे। तो इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है फारस से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार हो रहा होगा और इसका मतलब है कि जो भी फारस से व्यक्ति यहाँ व्यापार करने आता था उनकी मुहर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि लोथल में प्राप्त हुई है और सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर फारस में प्राप्त हुई है। ओके, क्लियर ना यहाँ तक? तो अब इसके बाद में अगर फारस की मुहर का साक्ष्य पूछता है आपका आंसर क्या होगा? लोथल। कि लोथल से जो है क्या पाया गया है? फारस की मुहर का साक्ष्य पाया गया है। इसके बाद में हमने आपको क्या बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक बहुत इंपॉर्टेंट सील प्राप्त हुई है। हमने उस दिन आपको फिगर के माध्यम से बताया था। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि हमने इस तरीके की एक सील बनाई हुई थी। हमने क्या बनाई हुई थी? एक इस तरह की सील बनाई हुई थी। इस सील में जो है पशुपति का अंकन पाया गया है। मैंने आपको बताया था कि एक योगासन मुद्रा में एक योगी यहाँ पर बैठा हुआ है। योगासन मुद्रा में एक योगी यहाँ पर बैठा है। इसके बाद में यहाँ नीचे जो है 2 हिरण दिए गए हैं। यहाँ पर 7 प्रकार की लिपि का अंकन पाया गया है। इसके बाद में इसके दाहिने साइड में जो है क्या है? दाहिने साइड में बाघ और हाथी है। बाघ है और क्या है? हाथी है। और इसके बाएं साइड में जो है क्या पाया गया है? गैंडा और भैंसा। क्या है? गैंडा और भैंसा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सील है सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से अपना आइडियाज दिए हैं कि किसी ने इसको पशुपति का साक्ष्य माना है तो किसी ने इसको माना है कि इसमें एक योगी दिख रहा है योगासन मुद्रा में बैठा हुआ, तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोगों को योग के बारे में भी जानकारी थी। तो इस तरह से यहाँ से क्या है? पशुपति की मुहर भी हमें मिली है, प्राप्त हुई है। और
लिपि में अगर लिपि का सर्वाधिक अंकन जो है किसमें पाया गया, अगर लिपि का सर्वाधिक अंकन पूछता है कि लिपि तो पाई गई है, हमने आपको बताया है कि लिपि तो पाई गई है लेकिन पढ़ी नहीं गई है। तो यही जो लिपि पाई गई है वो किसमें पाई गई है, मोहरों में पाई गई है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। इसके बाद में क्या मैंने आपको बताया था कि मोहरों का कारखाना कहाँ पर पाया गया है, वो पाया गया है चन्नूदड़ों में। कहाँ पर, चन्नूदड़ों में जो है जो मोहरें बनती थी उसके उसके कारखाने को जो है पाया गया है। तो इस तरह से जो मोहरों से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले थे हमने आप लोगों के समक्ष जो है चर्चा किया। अब बारी आती है किसकी, प्रमुख प्रजातियों की। हमने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती हैं। तो इसीलिए हम आपके समक्ष ये लेकर के आए हैं कि प्रमुख प्रजातियां अगर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती थी, तो वो प्रजातियां 4 प्रकार की थी। वो कौन कौन सी थी 4 प्रकार की, वो एक थी आद्य ऑस्ट्रोलाइड, दूसरा था भूमध्य सागरी, तीसरा था अल्पाइन और चौथी कौन सी प्रजाति थी, मंगोलाइड। 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। कौन सी, आद्य ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी और तीसरी क्या है, अल्पाइन और मंगोलाइड। मंगोलाइड जो मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से अगर पुरुष का धड़ पूछता है कि पुरुष का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर आपका क्या होगा, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है। तो जो पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है, तो इतिहासकारों ने बताया है कि जो पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है, तो ये जो है किस प्रजाति का था, तो ये मंगोलाइड प्रजाति का था। किस प्रजाति का था, मंगोलाइड प्रजाति का। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मोहनजोदड़ो से जो पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है, मैंने आपको बताया था तिपतिया ओढ़े पुरुष का धड़ जो मिला है, तो वो किस प्रजाति का था। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, वो जो है मंगोलाइड प्रजाति का था। और एक और मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी भी आपको मिली है। मोहनजोदड़ो से और क्या मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। तो ये जो नर्तकी मिली है तो वो किस प्रजाति की थी, आद्य ऑस्ट्रोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की थी। कौन सी प्रजाति थी, आद्य ऑस्ट्रोलाइड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की थी। तो एक बार फिर से हमारे साथ रिवाइज करिए कि अगर पूछता है कि सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, तो अगर संख्या में पूछता है तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। वो कौन कौन सी है, एक है आद्य एस्ट्रोलाइड या फिर इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। दूसरा क्या है, दूसरी कौन सी प्रजाति है, वो है भूमध्य सागरी, जो कि जनरल रूप से पूरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। अगर जनरल रूप से पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। अगर पूछता है कि जो मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, तो वो किस प्रजाति की है, तो आपका आंसर क्या होगा, आद्य एस्ट्रोलाइड। अगर आद्य एस्ट्रोलाइड ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। क्लियर ना यहाँ तक। इसके बाद में क्या है, तीसरे नंबर पे आती है अल्पाइन और चौथा नंबर क्या आता है, मंगोलाइड। जो पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है, तो वो पुरुष का धड़ किस प्रजाति का है, तो वो प्रजाति आती है कौन सी, मंगोलाइड प्रजाति। अब इसके बाद में जो है क्या प्राप्त हुआ है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि हड़प्पा से किसके साक्ष्य, कौन सी बस्ती का साक्ष्य मिला है, तो हड़प्पा से किस बस्ती का साक्ष्य मिला है, तो श्रमिकों के आवास का साक्ष्य मिला है। वहीं पर मोहनजोदड़ो से अगर पूछता है तो मोहनजोदड़ो से किसकी बस्ती का साक्ष्य मिला है, वो मिला है कुम्हारों की बस्ती का साक्ष्य। एक चीज और विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसकी ये विशेषता थी कि जो कुम्हार लोग थे इनको बहुत अच्छा दर्जा प्राप्त होता था, क्योंकि ये लोग ईंटों को बनाते थे और ईंटों के बनाने से ही
नगर की नियोजन जो पद्धति थी, इनकी बहुत उच्च कोटि की हो गई थी। तो अगर पूछता है कि जो कुम्हारों की जो बस्ती प्राप्त हुई है, या कुम्हारों की दशा कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इनकी स्थिति जो है कैसी थी, बहुत बेहतर तरीके की थी। तो ये क्या कंप्लीट हुआ, जो प्रमुख प्रजातियां थी, ये इनकी प्रजातियों की विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम पहुंचते कहाँ पर हैं, युगल शवाधान। इन लोगों को हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये लोग क्या करते थे, युगल शवाधान भी करते थे। मतलब युगल शवाधान का मतलब कि युगल शवाधान मिला है, तो जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं, तो ये इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि हो सकता है यहाँ पर जो है सती प्रथा भी प्रचलित हो। तभी तो एक कब्र में एक महिला और पुरुष का जो है पूरा स्केलेटन मिला हुआ है। कहीं पर एक मिला हुआ है युगल शवाधान, तो कहीं पर 3। हमने आपको बताया था स्थल पढ़ाते समय कि अगर एक की बात करता है तो कहाँ से शवाधान प्राप्त हुआ, और अगर 3 की बात करता है तो 3 शवाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, युगल शवाधान। तो अगर एक की बात करता है तो वो कालीबंगा में, और 3 की बात करता है तो कहाँ पर, लोथल में। मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि लोथल 3 वर्ड है, इसका मतलब अगर 3 शवाधान पूछता है या 3 युगल शवाधान पूछता है तो वो क्या होगा, लोथल होगा। अब हम पहुंचते हैं वस्त्र और आभूषण। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो ये क्या वस्त्र और आभूषणों से भी परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि हड़प्पा से वैनिटी बॉक्स प्राप्त हुआ है। उस वैनिटी बॉक्स में 6 लड़ियों वाला हार भी मिला है। तो 6 लड़ियों वाला हार मिला है, इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषणों से भी परिचित थे। हमने आपको बताया है कि हड़प्पा से जो है कपास का भी साक्ष्य मिला है, लोथल से भी मिला है, और ऊनी वस्त्र भी ये लोग पहनते थे। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो है वस्त्रों से भी परिचित थे और आभूषणों से भी परिचित थे। तो इस तरह सूती वस्त्रों से क्या है, ये परिचित थे। अगर सूती वस्त्र का साक्ष्य पूछता है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सूती वस्त्र के लिए 4 स्थान आते हैं। वो कौन कौन से आता है, एक आता है मोहनजोदड़ो, दूसरा आता है कालीबंगा, तीसरा आता है क्या, लोथल आता है, और चौथा क्या आता है, आलमगीरपुर। सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े का साक्ष्य अगर पूछता है तो वो कहाँ से होगा, मोहनजोदड़ो होगा, कालीबंगा होगा, और क्या होगा, लोथल होगा, और क्या होगा, आलमगीरपुर। यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य पाया गया है। अगर पूछता है कि बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ मिला है, अगर सिर्फ और सिर्फ बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ पर पाया गया है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो। फिर हम सबको नहीं लेंगे, हो सकता है आंसर में आपको ऑप्शन दे दे उपर्युक्त सभी, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमसे सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े का साक्ष्य पूछ रहा है या फिर बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य पूछ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान देते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके बाद में आभूषणों के अंतर्गत ही आता है क्या, हमने आपको बताया था कि कुंतासी से क्या प्राप्त हुआ है, तो कुंतासी से 2 अंगूठियों का साक्ष्य भी पाया गया है। क्या पाया गया है, कुंतासी से 2 अंगूठियों का साक्ष्य भी पाया गया है। और उसके पहले भी हमने आपको बता दिया कि सोने का हार भी पाया गया है वैनिटी बॉक्स में। तो इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है, ये दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो जो वस्त्र थे और आभूषण से थे, उनसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। इसके बाद में क्या है, सिंदूर का साक्ष्य भी मिला है। हमने आपको बताया है कि सिंदूर का साक्ष्य अगर मिला है तो वो कहाँ से मिला है, वो नौसारों से मिला है। नौसारों से हमने क्या बताया था आपको कि एक महिला की मृण मूर्ति मिली है और उसमें जो है उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। तो इसको और भी अगर घुमा करके पूछता है तो क्या होगा कि सिंदूर का साक्ष्य अगर पूछता है कि सिंदूर का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो वो क्या होगा, नौसारो हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं
मनोरंजन के साधन में। क्या मनोरंजन के साधन भी थे इस समय? बिल्कुल थे, आज भी हैं और पुराने समय में भी रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि मनोरंजन के बिना तो व्यक्ति का जीवन ही अधूरा रहता है। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों के पास मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे। तो मनोरंजन के साधन में क्या क्या ये लोग खेलते थे? ये पासे के खेल से परिचित थे। किससे परिचित थे? पासे के खेल से परिचित थे। इसके बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो है कुछ मुखौटे प्राप्त हुए हैं। जो मुखौटे प्राप्त हुए हैं वो किसके हैं? टेराकोटा के बने हुए मुखौटे प्राप्त हुए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है इस मुखौटे को लगा करके भी अपनी अन्य क्रियाकलाप करते होंगे और लोगों का मनोरंजन करते होंगे। तो मुख्य रूप से कौन-कौन से आते हैं? 2 आते हैं। एक पासा से ये लोग परिचित थे और टेराकोटा को भी मनोरंजन के उसमें रखा गया है। मनोरंजन के भी उसमें रखा गया है, ठीक है, श्रेणी में रखा गया है। अब क्या आता है कि यहाँ के लोग किससे परिचित थे? जल संरक्षण से भी परिचित थे। हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किस तरह से ये लोग जल संरक्षण करते थे, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? व्यापार। व्यापार पर हम आप लोगों से विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने आपको बताया हुआ था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन लोगों का व्यापार बहुत बेहतर तरीके से चलता था। स्थानीय स्तर पर भी इनका था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता था। अगर माध्यम पूछता है कि माध्यम क्या था, तो ये जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। लेकिन अभी एक चीज बतानी आपको बाकी रह गई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो व्यापार था वो किसके बीच में? सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में होता था। इनके दोनों के मध्य जो है व्यापार होता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको पता है बहुत अच्छे से, ये कहाँ की सभ्यता थी? तो ये भारत की सभ्यता थी। और अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता पूछता है कि ये कहाँ की सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक की सभ्यता थी। यहीं पर जब ये लोग व्यापार करते थे, तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता के मध्य जो व्यापार होता था, तो क्या डायरेक्ट होता था तो या इनडायरेक्ट होता था? तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, डायरेक्ट नहीं होता था, ये इनडायरेक्ट रूप में होता था। अब इनडायरेक्ट रूप में अगर हो रहा है तो मध्यस्थता की भूमिका तो किसी ना किसी को निभानी ही पड़ेगी। तो आइए हम बताते हैं इस चित्र के माध्यम से कि इस सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार होता था। तो व्यापार के लिए इन दोनों को एक दूसरे के से संपर्क स्थापित करना होता था। तो ये जो है कहाँ से व्यापार करते थे? यहाँ पर बीच में एक जो है देश पड़ता था, कौन सा? ओमान देश। ओमान को और क्या कहा जाता है? मगन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा देश कौन सा पड़ता था? बहरीन। तो इस बहरीन को का अन्य नाम क्या दिया है? इसको सूर्योदय का देश बोलते हैं या फिर साफ सुथरे नगर का देश भी बोलते हैं। बहरीन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बहरीन का अगर पूछता है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्योदय का देश भी सही होगा। अगर सूर्योदय का देश ऑप्शन में नहीं है, तो साफ सुथरे नगरों के देश के भी नाम से जाना जाता है। तो जो अगर सिंधु वासियों को इराक तक सामान पहुंचाना होता था, तो ये डायरेक्ट नहीं पहुंचाते थे। ये यहाँ पर इन्होंने एक बहरीन बंदरगाह बनाया हुआ था। तो ये जो सिंधु वासी थे यहाँ पर जाते थे इन बहरीन वालों के पास, तो ये लोग सिंधु वासियों का सामान खरीदते और सामान खरीदने के बाद इनको इराक को यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को ये सामान बेच देते थे। वहीं पर अगर मेसोपोटामिया को अगर कोई भी वो करना होता था, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु वासियों के लिए अगर कोई सामान पहुंचाना होता था, तो यही प्रोसेस इनका भी था कि मेसोपोटामिया के लोग
पहले बहरीन के लोगों को अपना सामान बेचते थे और ये इसके बाद में इन बहरीनों से जो है क्या करते थे, ये सिंधु सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो है क्या करते थे, अपना सामान खरीद लेते थे। तो इसका मतलब मैं इस चित्र के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में जो व्यापार होता था वो डायरेक्ट नहीं होता था, वो कैसे होता था, इनडायरेक्ट रूप में होता था। और उसकी मध्यस्थता कौन निभाता था, तो ये जो है बहरीन निभाता था। इसके बाद में एक चीज और, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, तो मेसोपोटामिया के लोग ये जो है सैंधव वासियों को क्या कह करके पुकारते थे, तो वो कह के पुकारते थे मेलुआ। मेलुआ शब्द अगर पूछता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो वो किसके लिए प्रयोग किया है, वो सिंधु वासियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं कहाँ पर, शिल्प उद्योग पर। आई होप आप लोग व्यापार से संबंधित जो भी हमने फैक्ट बताए ये क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से व्यापार होता था। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे तो सैंधव वासियों को किस नाम से पुकारते थे, तो वो क्या था, मेलुआ। अब इसके बाद में अगर देश पूछता है कि इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब कि मेसोपोटामिया और सैंधव सभ्यता के बीच में अगर देश पूछता है तो देश कौन सा होगा, वो ओमान होगा। अगर बंदरगाह पूछता है तो बंदरगाह कौन सा था, बहरीन बंदरगाह। आपका आंसर क्या होगा, बहरीन बंदरगाह था। तो अगर बंदरगाह पूछता है तो बहरीन, और अगर देश पूछता है कि मध्य में इन दोनों सभ्यताओं के मध्य में देश कौन सा पड़ता था, तो ओमान या फिर मगध। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर, शिल्प उद्योग पर। शिल्प उद्योग से संबंधित ये लोग किन किन उद्योगों से परिचित थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर उद्योग की बात आती है तो इन लोगों को वस्त्र उद्योग की भी जानकारी थी। वस्त्र उद्योग की जानकारी थी तो कौन कौन से वस्त्र थे, तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों से ये लोग परिचित थे। किससे परिचित थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। अब अगर पूछता है कि क्या सिल्क वाले वस्त्रों से भी ये लोग परिचित थे, तो आपका आंसर होगा नहीं। ये लोग जो सिल्क से संबंधित वस्त्र होते थे, जो रेशमी वस्त्र होते थे, इससे इन लोगों को का ज्ञान नहीं था सिल्क के बारे में कि ये लोग सिल्क के वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर जानकारी रखते थे तो दो प्रकार के वस्त्रों की, एक सूती वस्त्र और दूसरा वस्त्र कौन सा था, ऊनी वस्त्र। अब अगर ज्ञान नहीं था तो किनका नहीं था, रेशमी वस्त्रों का इनको ज्ञान नहीं था। क्लियर हो गया यहाँ तक। और सीप उद्योग से भी ये लोग परिचित थे। इनके कारखाने भी पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं, अगर पूछता है स्थल पूछता है तो वो क्या होगा, लोथल होगा और क्या होगा, बालाकोट। दो स्थल ऐसे हैं जहां से जो है सीप उद्योग के साक्ष्य पाए गए हैं। अब इसके बाद में लास्ट में क्या बचता है, शवाधान प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से। इससे क्वेश्चन ये समझ लीजिए बनना ही बनना है। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि ये जितने भी हमने इवेंट बताए हैं इनको हम कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन मैंने जरूर किया हुआ है। ये जो शवाधान प्रणाली थी अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है आपसे। हम इसके माध्यम से आपको बताना ये चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो शवाधान करते थे, जो शवों को गाड़ते थे, वो किस डायरेक्शन में गाड़ते थे। तो अगर जनरल बात आती है कि अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो शवों को दफनाते थे तो वो किस दिशा में दफनाते थे, तो अगर जनरल रूप से आता है तो जनरल रूप से क्या आता है, उत्तर और दक्षिण। हमने आपके सामने ये एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप के माध्यम से समझिए, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो अगर साधारण पूछता है, अगर साधारण रूप से पूछता है कि समाधान प्रणाली में जो है जो व्यक्ति का सर होता था तो किस तरफ होता था, तो साधारण रूप से जो है
व्यक्तियों का सर जो है किस तरफ होता था? उत्तर की ओर होता था। किस तरफ होता था? उत्तर की ओर होता था। और सिर किस तरफ होता था? तो ये क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा। अगर साधारण रूप से पूछता है कि इस समय जो समाधान प्रणाली यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो शव को दफनाते थे, तो वो जो है किस दिशा में दफनाते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर और दक्षिण। उत्तर का मतलब उत्तर में सर और दक्षिण का मतलब दक्षिण की तरफ पैर। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अपवाद भी पाए गए हैं। तो वो अपवाद क्या है? आइए हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अपवाद है तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां पर इस साधारण का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो साधारण हमने बताया कि समाधान प्रणाली जो थी तो उत्तर की ओर सर और दक्षिण की ओर पैर, लेकिन कालीबंगा में जो ये शवदाह प्रणाली पाई गई है तो इनका जो सर होता था वो दक्षिण की तरफ होता था, लेकिन जो पैर होते थे वो किस तरफ होते थे? वो उत्तर की तरफ होते थे। तो जनरल को जस्ट अपोजिट आप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कालीबंगा। अगर कालीबंगा से पूछता है कि किस तरीके की समाधान प्रणाली पाई जाती थी, तो आंसर अगर दिया गया है दक्षिण से उत्तर, तो आपका आंसर यही ठीक होगा। इसके बाद में अगर साधारण पूछता है तो साधारण हमने आपको बता दिया कि उत्तर और दक्षिण। अब इसके बाद में क्या बताया? अब आता है लोथल। लोथल से ऐसे शवाधान पाए गए हैं जिनका सर पूर्व की तरफ और पैर किस तरफ? पश्चिम की तरफ। सर किस तरफ? लोथल में सर किस तरफ? पूर्व की तरफ। और जो पैर है वो किस तरफ पाया गया है? पश्चिम की तरफ। तो ये अपवाद है कालीबंगा, लोथल। और इसके बाद में आता है रोपण। तो रोपण में जस्ट लोथल का अपोजिट कर दीजिए। अगर लोथल में पूछता है तो लोथल में जो है क्या होगा कि पश्चिम की तरफ सर होगा और पूर्व की तरफ क्या होगा? पैर होगा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? एक बार फिर से रिवाइज करिए। अगर साधारण पूछता है तो साधारण मतलब कि सिंधुवासी के लोग जो है किस तरह से, अगर साधारण रूप से पूछता है कि किस तरह से शवदाह प्रणाली करते थे, शवाधान कैसे करते थे, तो क्या होगा? साधारण में सर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर। इसके बाद में अगर पूछता है, अगर किसी एग्जैक्ट नेम को लेकर के पर्टिकुलर अगर नेम पूछता है, कालीबंगा पूछता है, तो कालीबंगा साधारण का जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए कि कालीबंगा के लोग शव को कैसे दफनाते थे, तो वो आंसर आपका होगा सर दक्षिण की तरफ और पैर क्या होगा? उत्तर की तरफ। वहीं पर आती है बात लोथल की। तो लोथल के लोग शव को किस तरह से दफनाते थे? तो इनका सर किस तरफ होता था? पूर्वी की तरफ होता था। और पैर जो होते थे वो किस तरफ होते थे? पश्चिम की तरफ होते थे। वहीं पर अगर रोपण की बात आती है तो रोपण की बात अगर आती है तो रोपण में पश्चिम की तरफ सर होता था और पूर्व की तरफ क्या होता था? पैर होते थे। तो इस तरह से ये क्या थी? शवाधान प्रणालियां थी जिनको अलग जो जंगल है तो उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, जो अपवाद पाए गए उसके बारे में भी हमने आपको बताया। और ये जो रोपण है ना, तो रोपण के लोगों की शवाधान प्रणाली की एक और विशेषता थी। तो वो क्या थी कि ये लोग जो है मानव के साथ जो स्केलेटन पाए गए हैं, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का भी साक्ष्य पाया गया है। राइट ना? क्लियर हो गया? इसके बाद में किस तरह से करते थे? ये लोग आंशिक शवाधान भी करते थे, ये लोग कलश शवाधान भी करते थे, और क्या करते थे? ये ताबूत शवाधान भी करते थे। हमने क्या बताया है कि हड़प्पा से जो है ताबूत शवाधान पाया गया है। अगर कलश शवाधान पूछता है कि कलश शवाधान कहाँ से पाए गए हैं, तो वो कहाँ से पाए गए हैं? सुरकोटड़ा से पाए गए हैं। अगर आंशिक शवाधान पूछता है तो वो कहाँ से पाए गए हैं? वो बहावलपुर से पाए गए हैं। क्लियर? इसके बाद में क्या सबसे ये जो है हमारे क्या कंप्लीट हुए? समाधान प्रणाली कंप्लीट हुई। कहने का मतलब है कि हमने जो महत्वपूर्ण स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उसके बारे में आपसे चर्चा किया।
जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया। अब हमारा लास्ट बचता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। जाहिर सी बात है, चाहे कोई सभ्यता हो या कोई डायनेस्टी हो, तो अगर किसी सभ्यता का उत्थान हुआ है तो उसका पतन अवश्य हुआ है। ये एक तरीके से प्रकृति का वरदान है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उसका जो है पतन जरूर हुआ है। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी था कि ये बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रही थी। कुछ रीजन ऐसे आए जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन इस पतन पर जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी पुरातत्वविद हैं, वो एक मत नहीं है। सभी ने अपने अपने मत को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण कौन कौन से थे और किसने किसने अपने क्या क्या मत दिए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बाढ़। कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। तो बाढ़ के कारण तो हुआ, इसके बारे में दो तीन इतिहासकार हैं जिनका हम नाम लेकर के आपके समक्ष आए हैं। वो कौन से हैं? ये मार्शल साहब हैं, और कौन है? मैके हैं, और तीसरे कौन है? SR राव हैं। बाढ़ को किसने समर्थन किया है? किन इतिहासकारों ने समर्थन किया है? तो इसमें आते हैं तीन लोग खुल करके, एक मार्शल साहब, दूसरे मैके साहब, और तीसरे कौन आते हैं? SR राव साहब। ये तीन लोग हैं इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है किसके कारण हुआ है? बाढ़ के कारण हुआ है। अब इनके मत का खंडन किया और कुछ इतिहासकारों ने, और उन्होंने अपना समर्थन किसको दिया? जलवायु परिवर्तन को। जलवायु परिवर्तन की अगर बात पूछता है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से पुरातत्वविद हैं, तो उनमें मुख्य रूप से आएंगे दो। वो कौन से आएंगे? एक आएंगे RL स्टाइन और दूसरे आएंगे कौन? अमलानंद घोष। अगर जलवायु परिवर्तन से संबंधित पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जलवायु परिवर्तन संबंधित मत किसने दिया है, तो वो कौन आएंगे? एक आते हैं RL स्टाइन साहब और दूसरे कौन आते हैं? अमलानंद घोष, जिन्होंने ये माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के कारण नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद में आते हैं, इसको भी कुछ लोगों ने, इन लोगों ने खंडित कर दिया। नीचे आने वाले इतिहासकारों में से कुछ लोगों ने माना है कि नहीं, ना तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है, ना तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है? वो बाह्य आक्रमण से हुआ है। तो चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि बाह्य आक्रमण को किसने किसने समर्थन दिया है। तो बाह्य आक्रमण को समर्थन किसने दिया है? मार्टिमर व्हीलर ने दिया है बाह्य आक्रमण को समर्थन। इसके बाद में कौन? गार्डन चाइल्ड आ जाते हैं, और फिर कौन आते हैं? स्टुअर्ट पिगट महोदय साहब। कितने लोग आते हैं? बाह्य आक्रमण को किसने किसने समर्थन दिया? तो मार्टिमर व्हीलर ने भी दिया है समर्थन, और गार्डन चाइल्ड ने दिया है, और तीसरे कौन है? स्टुअर्ट पिगट ने दिया है। तो कुछ लोग हैं जो कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो इसमें से मुख्य रूप से कौन आते हैं? जॉर्ज F डेल। कौन आते हैं? जॉर्ज F डेल्स साहब आते हैं, जिन्होंने ये माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण हुआ। इसके बाद में जो कैनेडी साहब हैं, ये कैनेडी साहब जिन्होंने क्या माना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया के कारण हुआ है या फिर कुछ रोगों के कारण हुआ है। तो इनका मानना है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ हो सकता है, बीमारी फैली होगी बहुत ज्यादा भयानक रूप से, और क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो बच्चों, आज हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले थे और जो हमारे पास मैटर था, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया। तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण इवेंट थे, एग्जाम में आने वाले इवेंट थे, यानी कि एक एक बिंदु पर हमने प्रकाश डाला है। उसी तरह से जो इतिहास के जो अन्य भी चैप्टर हैं, उन पर हम आपके समक्ष ये जो है हर एक घटना से संबंधित इसी तरीके से हम जो है चर्चा आपके साथ करेंगे। और ये हमारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने एक मुहिम चलाई है कि जो बच्चे बेचारे रूरल एरिया में पड़े हुए हैं, पैसे के अभाव के कारण वो ना तो कोई कोर्स परचेज कर पा रहे हैं और इन महानगरों में जो भारी भरकम खर्च आ रहा है, तो उस खर्च पैसे के अभाव में उस खर्च से बचने के लिए वो अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो हम जो है एक ये मैंने मुहिम चलाई है कि हम उन बच्चों तक ये अपना वीडियो पहुंचाना चाह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि हमारा ये वीडियो और हमारा ये वर्क उन लाचार और मजबूर बच्चों की जिंदगी बदल दे। तो उसके लिए साथियों हमें आप लोगों की सहायता चाहिए और आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या पता हो सकता है आपका भी ये शेयर किसी बच्चे की जिंदगी को बदल दे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। तो प्लीज आप लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम उन बच्चों को अपने तरीके से उनको जो है मदद कर सकें। तो इस तरह से हम जो आने वाले चैप्टर हैं तो उनको एक्सप्लेन करेंगे आपके समक्ष, एक एक पॉइंट पर जो है प्रकाश डालेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हम अपना पूरा एफर्ट देंगे ताकि एग्जाम के आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना होने पाए। तो ये रहा बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट और ये चैप्टर क्या होता है, आज के बाद क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के समक्ष हम लेकर के आएंगे वो कौन सा होगा, वैदिक सभ्यता होगा। तो नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।